नमस्कार दोस्तों, होम लाइब्रेरी के इस करंट अफेयर्स के सेशन में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर्स। आज के करंट अफेयर्स शुरू करें इससे पहले मैं आप सभी को बताना चाहूँगा कि इस वीडियो की पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल से प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही हमारे फेसबुक चैनल से आप इन प्रश्नों का विवरण ले सकते हैं। आइए बढ़ते हैं कल के प्रश्न की ओर। कल हमारे द्वारा आपसे प्रश्न पूछा गया था कि विश्व थायराइड दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है। इसका सही उत्तर है 25 मई। आइए जानते हैं मई माह में मनाए जाने वाले कई अन्य दिनों के विषय में। 1 मई विश्व श्रमिक दिवस। प्रतिवर्ष मई के पहले मंगलवार को विश्व अस्थमा दिवस भी मनाया जाता है। माह का दूसरा रविवार अंतर्राष्ट्रीय मदर्स डे के रूप में मनाया जाता है। इसके अतिरिक्त 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस, 3 मई को ही अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा दिवस मनाया जाता है, 8 मई विश्व प्रवासी पक्षी दिवस के रूप में तथा 8 मई को ही विश्व रेड क्रॉस दिवस भी मनाया जाता है। इसके अतिरिक्त 8 मई को अंतर्राष्ट्रीय थैलेसीमा दिवस भी मनाया जाता है। 11 मई अंतर्राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस, 12 मई विश्व नर्स दिवस, 15 मई विश्व परिवार दिवस के रूप में मनाया जाता है, 17 मई विश्व दूरसंचार दिवस, 18 मई विश्व संग्रहालय दिवस, 21 मई आतंकवाद विरोधी दिवस, 22 मई जैव विविधता दिवस, साथ ही 24 मई राष्ट्रमंडल दिवस के रूप में मनाया जाता है तथा 31 मई को विश्व तंबाकू रोधी दिवस के रूप में मनाया जाता है। मई माह में मनाए जाने वाले दिवसों की एक थीम है जिसे आप कमेंट कर हमें बताएं। चलिए बढ़ते हैं आज के पहले प्रश्न की ओर। मई 2020 में किस भारतीय महिला सैन्य अधिकारी को वर्ष 2019 के यूएन मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर अवार्ड प्रदान किए जाने की घोषणा की गई है? मेजर सुमन गवानी, मेजर शिखा वर्मा, मेजर तेजस्विनी सावंत या मेजर आभा राठौड़? इसका सही उत्तर है मेजर सुमन गवानी। आइए जानते हैं इनके विषय में। मई 2020 में भारतीय सैन्य अधिकारी मेजर सुमन गवानी को वर्ष 2019 के यूएन मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर अवार्ड प्रदान किए जाने की घोषणा की गई है। वह यह पुरस्कार पाने वाली पहली भारतीय शांति दूत होगी। वह एक सैन्य पर्यवेक्षक हैं जिसे कुछ समय पहले संयुक्त राष्ट्र मिशन के तहत दक्षिण सूडान में तैनात किया गया था। उन्हें यह पुरस्कार ब्राजील के सैन्य अधिकारी कार्ला मोंटिडो डी कॉस्ट्रो के साथ 29 मई 2020 को संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय शांति सैनिक दिवस के अवसर पर संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरस की अध्यक्षता में एक समारोह में प्रदान किया जाएगा। आप सभी यहां संयुक्त राष्ट्र महासचिव का नाम एंटोनियो गुटेरस भी नोट कर लें। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी द्वारा हाल ही में 4 धाम यात्रा के लिए किस सुरंग का उद्घाटन किया गया? चेनैनी नशेरी टनल, पीर पंजाल रेल सुरंग, कारबूट सुरंग या चंबा सुरंग? इसका सही उत्तर है चंबा सुरंग। आइए जानते हैं इसके विषय में। केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी द्वारा हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में 440 मीटर लंबी सुरंग का उद्घाटन किया गया। सुरंग को 4 धाम कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट के एक भाग के रूप में बनाया गया है। सुरंग से 4 धाम राजमार्ग के ऋषिकेश, धरासू और गंगोत्री खिंचाव पर यात्रा करने में लगने वाले समय में कमी आएगी। इसके अतिरिक्त 4 धाम परियोजना के तहत 4 धाम गंगोत्री, केदारनाथ, यमुनोत्री, बद्रीनाथ को सभी मौसम में कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए 889 किलोमीटर राजमार्ग निर्माण किया जाना है। इस 889 किलोमीटर में से गंगोत्री और बद्रीनाथ की ओर जाने वाली 250 किलोमीटर की सीमा बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन BRO द्वारा बनाई जाएगी। आइए बात करते हैं अन्य ऑप्शंस के बारे में, जिनमें पहला है चेनैनी नशेरी टनल। यह भारत की सबसे लंबी सड़क सुरंग है जिसकी लंबाई 9.2 किलोमीटर है। इसकी शुरुआत 2017 में हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा की गई थी। अगला ऑप्शन है पीर पंजाल सुरंग। पीर पंजाल एक रेल सुरंग है। यह 11.215 किलोमीटर लंबी रेल सुरंग है जो भारत के जम्मू कश्मीर राज्य के बनिहाल कस्बे से उत्तर में हिमालय की पीर पंजाल पर्वतमाला से निकलती है। इसका निर्माण 26 जून 2013 को पूरा हुआ था और इस पर रेल सेवाएं 27 जून 2013 को शुरू हो गई थी। यह सुरंग ऑस्ट्रिया की भूगर्भीय तकनीक एवं मृदा विज्ञान से बनी भारत की पहली सुरंग है। पीर पंजाल लंबाई के आधार पर एशिया की दूसरी सबसे बड़ी सुरंग है। इसके अतिरिक्त कारबूट सुरंग। कारबूट सुरंग महाराष्ट्र में स्थित है जिसकी लंबाई 6.5 किलोमीटर है। यह कोंकण रेलवे मार्ग पर है। यह भारत की दूसरी सबसे लंबी रेलवे सुरंग है। रत्नागिरी के कोंकण तट पर स्थित यह सुरंग 6.5 किलोमीटर लंबी है और उकाशी व भोखे रेलवे स्टेशन के बीच है। आइए जानते हैं BRO के बारे में। BRO मतलब बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना 1960 में हुई थी और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। किस भारतीय राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश में प्रवासी श्रमिकों के कौशल की पहचान करने और रोजगार प्रदान करने के लिए एक प्रवासन आयोग का गठन किया गया है? उत्तर प्रदेश, केरल, तमिलनाडु या मध्य प्रदेश? इसका सही उत्तर है उत्तर प्रदेश।
आइए जानते हैं इस प्रवासन आयोग के बारे में। उत्तर प्रदेश की राज्य सरकार ने घोषणा की है कि वह प्रवासी श्रमिकों के कौशल की पहचान करने और उन्हें रोजगार प्रदान करने के लिए एक प्रवासन आयोग का गठन करेगी। सरकार ने वापसी करने वाले श्रमिकों को बीमा और एक नौकरी सुरक्षा योजना प्रदान करने की भी योजना बनाई है। इस घोषणा के दौरान 23 लाख श्रमिक और प्रवासी राज्य में लौट कर आए हैं। प्रस्तावित प्रवासन आयोग प्रवासियों और उनके कौशल की जानकारियां हासिल करेगा और प्रशिक्षण, रोजगार और ऋण सुविधाएं प्रदान करेगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में किस राज्य ने सुकून कोविड-19 बीट द स्ट्रेस नाम का एक कार्यक्रम की शुरुआत की? जम्मू कश्मीर, अंडमान निकोबार, हिमाचल प्रदेश या गुजरात? इसका सही उत्तर है जम्मू कश्मीर। आइए जानते हैं जम्मू कश्मीर के राज्यपाल के बारे में। यहाँ के राज्यपाल गिरीश चंद्र मुर्मू हैं। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में नेशनल मॉडर्न आर्ट गैलरी ने किस प्रसिद्ध व्यक्तित्व की जयंती मनाने के लिए एक आभासी दौरे का आयोजन किया? रविंद्रनाथ टैगोर, रामकिंजर बैज, एम.एफ. हुसैन या जैमिनी रॉय? इसका सही उत्तर है रामकिंजर बैज। आइए जानते हैं रामकिंजर बैज के बारे में। रामकिंजर बैज की 115वीं जयंती के उपलक्ष्य में नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट ने रामकिंजर बैज मूक परिवर्तन और अभिव्यक्ति के माध्यम से यात्रा नाम का एक आभासी दौरे का आयोजन किया। नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत आने वाली प्रमुख आर्ट गैलरी है। आइए जानते हैं रामकिंजर बैज के बारे में। वे आधुनिक भारत के महानतम कलाकारों में से एक थे। वह एक प्रतिष्ठित मूर्तिकार, चित्रकार और ग्राफिक कलाकार थे। उनका जन्म पश्चिम बंगाल के बांकुरा में हुआ था। उन्होंने शांति निकेतन को आधुनिक कला का एक महत्वपूर्ण केंद्र बनाने की महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्हें 1970 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आरोग्य सेतु ऐप किस मंत्रालय द्वारा विकसित किया गया है? इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, नीति आयोग या विदेश मंत्रालय? इसका सही उत्तर है इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय। आइए जानते हैं आरोग्य सेतु के विषय में। यह भारत सरकार द्वारा कोविड-19 से संक्रमित लोगों की पहचान करने में लोगों को सक्षम बनाने के लिए शुरू किया गया एक ऐप है। आइए जानते हैं आरोग्य सेतु ऐप के बारे में। यह भारत सरकार द्वारा कोविड-19 से संक्रमित लोगों की पहचान करने में और लोगों को सक्षम बनाने के लिए शुरू किया गया एक ऐप है। ब्लूटूथ और लोकेशन जनरेट किया गया सोशल ग्राफ ट्रैकिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसके अतिरिक्त डाटा सुरक्षा और गोपनीयता सुनिश्चित करने के लिए एकत्र किया गया व्यक्तिगत डाटा एन्क्रिप्ट किया जाता है। यह ऐप इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा विकसित की गई है। यह वर्तमान में 11 भाषाओं में उपलब्ध है। कोविड-19 कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग मोबाइल ऐप आरोग्य सेतु अब एक खुला स्रोत हो गया है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। इथोपिया द्वारा किस नदी पर एक मेगा जल विद्युत परियोजना का निर्माण किया जा रहा है जिसने नदी के अनुप्रवाह में स्थित देशों यथा मिस्र तथा इथोपिया के मध्य जल युद्ध की संभावना को बढ़ा दिया है? नील नदी, आवाश नदी, लुंगवा नदी या मानिया नदी? इसका सही उत्तर है नील नदी। आइए जानते हैं इस मेगा जल विद्युत परियोजना के विषय में। अफ्रीका की सबसे लंबी नील नदी के जल बंटवारे को लेकर अफ्रीकी महाद्वीप के कई देशों के मध्य एक दशक से अधिक समय से भी विवाद चल रहा है। वर्ष 2020 के अंत में इथोपिया और मिस्र नील नदी पर जल विद्युत परियोजना के भविष्य को लेकर वाशिंगटन डीसी में बातचीत शुरू करने जा रहे हैं। जानते हैं इथोपिया के बारे में। इथोपिया के प्रधानमंत्री अली अहमद अली को 2019 के शांति नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। आइए जानते हैं नील नदी के बारे में। नील नदी विश्व की सबसे लंबी नदी है। यह भूमध्य रेखा के दक्षिण से निकलकर उत्तर पूर्वी अफ्रीका से होकर भूमध्य सागर में गिरती है, जैसा कि आप मैप में देख पा रहे हैं। इसकी कुल लंबाई 4132 मील या 6650 किलोमीटर है। नदी के अफवाह बेसिन का क्षेत्रफल लगभग 12,93,000 वर्ग मील है। नील नदी बेसिन तंजानिया, बुरुंडी, रवांडा, कांगो रिपब्लिक, केन्या, युगांडा, दक्षिण सूडान, इथोपिया, सूडान और मिस्र में विस्तृत है। नील नदी की दो प्रमुख सहायक नदियां हैं, व्हाइट नील और ब्लू नील। व्हाइट नील नदी का उद्गम मध्य अफ्रीका के महान अफ्रीकी झील क्षेत्र से होता है, जबकि ब्लू नदी का उद्गम इथोपिया की लेक टाना से होता है। आप सभी को यहाँ यह ध्यान रखना होगा कि इथोपिया में लेक टाना है। आइए जानते हैं इस डैम के विषय में। इसे ग्रेट रेनांसा डैम भी कहा जाता है। यह अफ्रीका की सबसे बड़ी बांध परियोजना है जिसका नील नदी पर स्थायी प्रभाव पड़ेगा। बांध का निर्माण इथोपिया के तराई क्षेत्रों में ब्लू नदी पर किया जाएगा। आइए नजर डालते हैं इथोपिया और उसके पड़ोसी देशों पर, जिनमें सबसे पहले युगांडा, जहां से व्हाइट नील नदी निकलती है। व्हाइट नील नदी अफ्रीकन ग्रेट लेक्स से निकलती है। इसके बाद दक्षिणी सूडान के बाद सूडान, जहां व्हाइट नील और ब्लू नील आपस में मिलती है। ब्लू नील नदी इथोपिया से निकलती है। इसके अतिरिक्त इजिप्ट, जहां पर कायरो एक प्रमुख नगर है, जहां नील नदी पर अस्वान डैम बनाया गया है। आइए बात करते हैं नील नदी किन किन देशों से होकर गुजरती है, जिनमें युगांडा, साउथ सूडान, सूडान,
इथोपिया और इजिप्ट शामिल है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में भारत ने नाइजर में किसे अपना नया राजदूत नियुक्त किया है? प्रेम के नायर, तरनजीत सिंह संधू, विनय मोहन या पवन कपूर? इसका सही उत्तर है पी के नायर। आइए बात करते हैं अन्य ऑप्शंस के बारे में। तरनजीत सिंह संधू, इन्हें यूएसए का राजदूत नियुक्त किया गया है। विनय मोहन, जिन्हें नेपाल का राजदूत नियुक्त किया गया है। इसके अतिरिक्त पवन कपूर, जिन्हें यूएई का राजदूत नियुक्त किया गया है। आइए बात करते हैं नाइजर के बारे में। नाइजर की राजधानी नियामी है। नाइजर की मुद्रा पश्चिमी अफ्रीका CFE फ्रैंक है। नाइजर के राष्ट्रपति महामदौ इस्तफो है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तियानवेन फर्स्ट चीन का मिशन है, यह किससे संबंधित है? मंगल की सतह पर उतरना, चंद्रमा की सतह पर उतरना, बृहस्पति की परिक्रमा या अंतरिक्ष की खोज? इसका सही उत्तर है मंगल की सतह पर उतरना। आइए जानते हैं तियानवेन के बारे में। चीन जुलाई में अपना पहला मंगल मिशन तियानवेन फर्स्ट लॉन्च करेगा, जिसके 2021 की पहली तिमाही में मंगल की सतह पर उतरने की उम्मीद है। यह ऑल इन वन एक परिक्रमा लैंडर और रोवर है। मिशन का उद्देश्य पानी, बर्फ के लिए मंगल ग्रह की सतह की खोज करना, मिट्टी की विशेषताओं की जांच करना और उसके वातावरण का अध्ययन करना आदि है। इस मिशन की सफलता के साथ चीन मंगल लैंडिंग करने वाला तीसरा देश बन जाएगा। यूएसएसआर 1971 में मार्स लैंडिंग करने वाला पहला देश था। इसके बाद यूएसए सेकंड देश बना। अमेरिका ने मंगल ग्रह की 8 सफल लैंडिंग की है। उसकी नवीनतम लैंडिंग 2018 में इनसाइट थी। भारत और यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी मंगल ग्रह की कक्षा में अपने अंतरिक्षयान रखने में सफल रहे हैं। भारत का मंगलयान या MOM, जिसे मार्स ऑर्बिटर मिशन भी कहा जाता है, सितंबर 2014 में ऐसा करने में सक्षम रहा था। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में किस देश के तेज गेंदबाज शिहान मधुशंका को ड्रग रखने के आरोप में हिरासत में लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, बांग्लादेश या श्रीलंका? इसका सही उत्तर है श्रीलंका। आइए जानते हैं शिहान मधुशंका के बारे में। शिहान मधुशंका ने साल 2018 में बांग्लादेश के खिलाफ जनवरी में अपना पहला वनडे इंटरनेशनल डेब्यू किया था। उसी मैच में शिहान मधुशंका ने हैट्रिक भी ली थी। एक वनडे मैच और 2 T20 इंटरनेशनल मैच श्रीलंकाई टीम के लिए खेल चुके शिहान मधुशंका चोट के कारण टीम से बाहर हो गए थे। शिहान मधुशंका ने फरवरी 2018 में अपने दोनों T20 इंटरनेशनल मैच खेले थे, जिनमें वे सिर्फ 2 विकेट चटका पाए थे। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। किस भारतवंशी वैज्ञानिक को अमेरिका के इन्वेस्टर ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? इंदुलता गोयल, हर्षित हरदोई, अनिल मिश्रा या राजीव जोशी? इसका सही उत्तर है राजीव जोशी। आइए जानते हैं इस पुरस्कार के बारे में। भारतवंशी आविष्कारक राजीव को यह अवार्ड इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग को आगे बढ़ाने और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बेहतर बनाने में सहयोग देने के लिए दिया गया है। दोस्तों, इस प्रकार हमारा आज का करंट अफेयर्स का सेशन समाप्त होता है। आप सभी के लिए आज का प्रश्न, हाल ही में सुर्खियों में रहे भारतीय विवाद समाधान केंद्र IDRC का प्रमुख कार्यालय कहां है? नई दिल्ली, बेंगलोर, चेन्नई या मुंबई? कृपया अपने उत्तर कमेंट बॉक्स में दें। आई होप कि आप सभी को हमारा यह सेशन पसंद आया होगा। यदि आप सभी को हमारा यह सेशन पसंद आया है तो हमारे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और लोगों के साथ शेयर करें। साथ ही आप हमारे इस वीडियो की PDF हमारे टेलीग्राम चैनल से प्राप्त कर सकते हैं एवं प्रश्नों का विवरण आप हमारे फेसबुक से डाउनलोड कर सकते हैं। धन्यवाद।